नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो। अब होगी मुद्दे की बात में, और आज का मुद्दा होगा नोटबंदी के अंदर की बात। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष द्विवेदी जी, वहीं भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय रस्तोगी जी। सीधे ले चलूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूं, एक श्लोक से शुरुआत करूंगा संस्कृत के, जिसका अर्थ मैं अंत में आपको बताऊंगा। सत्यमेकम विप्राह बहुधा वदंती। आइए चलते हैं सीधे। सबसे पहले मैं आशीष जी के पास चलूंगा। आशीष जी, 8 नवंबर 2016 को 12 बजे रात नोटबंदी का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आए, उन्होंने बताया कि 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। उस दिन के बाद ही इस बात का भी ऐलान किया गया था कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात मिलेगी। क्या वो समस्याओं से अब निजात मिल चुकी है? 4 साल बीतने वाले हैं। सबसे पहले चलूंगा आपके पास। अखिल जी नमस्कार, धन्यवाद आपके इस चैनल को। बताना चाहूँगा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि देश से काला धन, जिसको वो ब्लैक मनी के रूप में, जो कि नॉन रजिस्टर्ड संस्थाओं के में नॉन रजिस्टर्ड पैसा होता है, उसको बाहर निकालने की बात की। और उन्होंने ऐलान किया कि ऐसा वो सारा धन जो लोगों ने जमाखोरी में दबा रखा है वे बाहर आएगा और देश खुशहाल होगा, देश का कोष भारी मात्रा में उसमें इजाफा होगी। सबसे बड़ी बात, जो उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा के साथ दावा किया, वह स्वयं ही अपने आप में झूठी साबित हुई है। आज देश तक, उनसे पहले के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने नोटबंदी पर अपने विचार रखते हुए यह कहा था कि इस नोटबंदी का असर देश को 1 वर्ष बाद भोगने को मिलेगा। जो आज देखने को मिल रहा है, न सिर्फ देश का कोष खाली है, देश की सरकारों के पास धन समाप्त हो गया है, बल्कि हालात ये हो गए हैं कि जनता के आपातकाल में इस्तेमाल किए जाने वाले उस धन को जो संरक्षित रहता है देश रिजर्व बैंक के पास सदैव, बड़े सी बड़ी आपदा की स्थिति में भी जिसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को लाखों करोड़ों रुपए उस कोष से भी निकालने पड़े कि अगर वो नहीं निकाला जाएगा तो देश की सरकार को चलाने के लिए, देश को संचालित करने की समस्त आर्थिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है ये चीज के काला धन वापस आया, जिस बात के दावे किए गए थे, जिस बात की घोषणा की गई थी? देखिए, इंडिया में 16 लाख करोड़ की करेंसी है और ऐसा मानना है कि जो करीब लगभग 20 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थी जी। लगभग 4 लाख करोड़ ऐसा जो इकोनॉमिक्स के जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसा मेरा व्यक्तिगत डिस्कशन भी हुआ है, तो उसमें ऐसा मानना है कि फेक करेंसी जो अदर कंट्री, मुख्य रूप से पाकिस्तान या अदर कंट्री वाला जो फेक करेंसी इंडिया में चल रही थी, उस करेंसी को बाहर करने के लिए जो अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला करती है जी। उस नोटबंदी से ठीक है दिक्कतें हुई हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ आशीष भाई के। बट जो अगर नोटबंदी आपने देखा हो कि लगभग 40 हजार करोड़ रुपए केवल बैलेंस रह गया है, बाकी टोटल पैसा कन्वर्ट हो गया है जी। तो ये समझ लीजिए जो फेक करेंसी थी जी, ये 16 लाख करोड़ से ऊपर की जो फेक करेंसी थी वो सर्कुलेशन से बाहर हुई जी। उसका एक असर ये पड़ा जो आतंकवादियों के पास या जहाँ भी पैसा साथी बड़े भाई ने कहा, विजय जी मैं बात करूंगा, विजय जी मैं अभी बात करूंगा आतंकवाद पे भी। मैं आपसे 20 लाख करोड़ रुपए की करेंसी हिंदुस्तान के बाजारों में चल रही थी, जिसमें से 16 लाख करोड़ रुपए इंडियन करेंसी थी, यानी 4 लाख करोड़ रुपए फेक करेंसी थी, जो किसी भी कंट्री से या हमारे ही देश में देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वालों ने बना रखा था। मैं सवाल यह करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, अपने मित्र से, कि क्या नोटबंदी के बाद, अभी आपने ही कहा कि 4 लाख करोड़ करेंसी मात्र बची है, तो जब 16 लाख करोड़ करेंसी में भी 4 लाख करोड़ करेंसी अभी आने बाकी रह गई है, तो वह 4 लाख करोड़ करेंसी
कहां चली गई? जितनी करेंसी इंडियन की थी वही करेंसी अगर नोटबंदी के बाद वापस आनी थी तो इस नोटबंदी का फायदा देश को ब्लैक करेंसी को समाप्त करने के लिए किस तरह मिला, ये मुझे समझाने का काम ये करें। डाटा 4 लाख करोड़ नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम 40,000 करोड़ से नीचे ही है वो डाटा। 40,000 करोड़ ही सही, लेकिन जो इंडियन करेंसी थी जब वो लगभग पहुंची है, मिलाकर 99.3 करीब पूरी हो गई है। मैं करेक्ट बता रहा हूं जो अभी तक का। तो यही तो सवाल उठता है कि काला धन था कहां पर, जब सभी भारतीय नागरिकों ने अपना एक एक नंबर का पैसा जमा कर दिया तो काला धन था ही नहीं देश के अंदर। काला धन तो था ही नहीं। फेक करेंसी जरूर थी, फेक करेंसी जरूर थी, जिसको हम सब लोग, व्यापारी से लेके अधिकारी तक, बड़ी बड़ी संस्थाएं लगातार जिन पे छापेमारी करती थी, पकड़ती भी थी और उनको नष्ट करने का भी काम किया जाता था। ऐसी कोई कंट्री नहीं जहां पर फेक करेंसी होती ना हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ फेक करेंसी को समाप्त करने के लिए नोटबंदी जैसे अहम फैसले को, जिससे देश की अर्थव्यवस्था समाप्ति ना हो जाए, नेस्तनाबूद हो जाए, ऐसा फैसला लेना मैं नहीं समझता कि उचित था जो लिया गया। और सबसे बड़ी बात, आरबीआई ने भी इस बात को माना। विजय जी, मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई ने भी इस बात को माना है कि जो लगाम लगनी चाहिए थी जाली नोटों पर वो नहीं लग पाई। देखिए, जाली नोट जो पुराने थे वो इतनी फेक करेंसी चाहे जहां रखी रही हो, जिसके पास भी थी वो उतना सर्कुलेशन से बाहर हुई, तो फेक करेंसी ऊपर तो अटैक हुआ। हाँ, उसके साइड इफेक्ट के रूप में जरूर कुछ अंतर पड़ा। एक तो पूरी दुनिया में इस वक्त डिग्रोथ चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें उसके कारण उसका वो असर हिंदुस्तान में भी है। मगर जो फेक करेंसी पे जिनकी कार्रवाई थी, जिसका एक जबरदस्त, एक आम आदमी के समझने के लिए आतंकवाद की गतिविधियों में जो अथाह पैसा चला करता था, वो सर्कुलेशन से पूरी। सर, आपने आतंकवाद की बात कर दी, आतंकवाद पर विराम नहीं लग पाया। मैं आंकड़ों की बात करता हूं, 2016 के आंकड़ों की बात करूं तो 2016 में जैसे इस बात का ऐलान किया गया उसके बाद से 202 आम आदमी की मौत हुई, 180 सुरक्षा बल कर्मियों की मौत हुई, वहीं 516 आतंकियों की भी मौत हुई। फिर उसके बाद हम चलते हैं 17 पे 206 आम आदमी, 170 सुरक्षाकर्मी, 427 आतंकवादी। देखिए, तो लगातार तो संख्या बढ़ी है ना। आप जो बता रहे हैं ये डाटा आपने निकाला है तो नो डाउट ये सही है, मैं इसको नहीं चैलेंज कर रहा हूं। बिल्कुल। बट आप देखिए कि उस 2016 से पहले आप कोई भी तीज त्योहार होता था कि यहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, जितनी घटनाएं होती थी देश विरोधी गतिविधियों में, उस पर लगाम लगा है। उसका कारण ही यही है कि फेक करेंसी बाहर हुई है। देखिए, मैं फिर से नोटबंदी के ही मुद्दे पर आना चाहूंगा। आतंकवाद निश्चित रूप से अहम मुद्दा है, लेकिन इस पे चर्चा फिर कभी करेंगे। बिल्कुल, नोटबंदी पर ही आना चाहूंगा। आतंकवाद को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भरी मंच से इस बात के भी दावे किए गए थे, इस वजह से मैंने लाया। मैं नोटबंदी पर इसलिए वापस लौटना चाहूंगा और अपने साथी से यह सवाल करना चाहूंगा, इनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और देश की केंद्रीय सत्ता से भी सवाल करना चाहूंगा। इन्होंने ही कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए फेक करेंसी थी। मैंने मान लिया आपके दावे सही थे, वो 4 लाख करोड़ फेक करेंसी समाप्त हो गई। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 4 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी को समाप्त करने के लिए जब नोटबंदी की गई तो 450 से अधिक कंपनियां हैं, मैंने भी डाटा पढ़कर यहां खड़ा हुआ हूं, फेक बात कोई नहीं बोलूंगा, 450 से ज्यादा कंपनियों की ग्रोथ रेट डाउन हो गई। जो 8.3% हुआ करती थी वो 5.3% पे अगली ठीक तिमाही में हो गई। 3 महीने के अंदर नोटबंदी के उपरांत 3% ग्रोथ रेट गिरती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जीडीपी जो 60% से प्लस हुआ करती थी हिंदुस्तान की, वो घटकर 4 पर आ गई और आज 2 साल बाद हालात ये हैं कि हम माइनस पर हैं। हम अपने बगल पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से नीचे आ गए हैं। क्या देश नोटबंदी इतना अहम मुद्दा था? क्या 4 लाख करोड़ की करेंसी इतनी अहम मुद्दे थी कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जाए, देश के गरीबों के जेबों से निवाला छीन लिया, रुपए की करेंसी जो उनका धन है उसको छीन लिया जाए, रोजगारों से बेरोजगार कर दिया जाए लोगों को? क्या कंपनियों से, क्या नोटबंदी के उपरांत लोग बेरोजगार नहीं हुए? बहुत भारी संख्या में हुए। मैं सबसे अहम सवाल करना चाहता हूं, नोटबंदी नो डाउट अहम मुद्दा था और रहेगा, फेक करेंसी अहम मुद्दा रहती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन गर्दन के घाव को ठीक करने के लिए रीढ़ की हड्डी को तोड़ा नहीं करते, जो नोटबंदी करके इस देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। बात रखें विजय जी। देखिए, जो आप इस चीज को कह रहे हैं
क्योंकि फेक करेंसी से अंदर देश खोखला था, उसके मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। एक तो वर्ल्ड में डिग्रोथ था, खोखला नहीं था, 7% से अधिक आपकी सरकार थी, जीडीपी ग्रोथ थी, आज माइनस में है सरकार, आपकी माइनस में है। तत्कालीन पहली सरकार में नोटबंदी के बाद तत्काल 4% पे आ गई, आपसे नीचे अमेरिका है डिग्रोथ में, जो अमेरिका तो तब भी हमसे नीचे था जब मनमोहन सिंह जी थे। पूरे देश, पूरे विश्व में लॉकडाउन की वजह से माइनस में गई है, आर्थिक मंदी चल रही थी और भारत लगातार अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ रहा था। उसी तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें मौन मोहन बताया। उन मौन मोहन ने अपने मौन में रह के जो डंका पूरे विश्व में भारत के लिए बनाया अर्थव्यवस्था के तहत, वो आज भी चिल्ला रहा है। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह की पीरियड में ही डाउन हो चुकी थी। अगर डाटा आपके पास हो तो निकाल के अभी देख लीजिए आप। 6% थी तब भी, 6% थी तब भी, 10% थी, कम हो थी क्योंकि वर्ल्ड वाइड डिग्रोथ जा रहा था। और हिंदुस्तान की 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 6% थी। उनके किए गए कार्यों का लाभ यह मिला, जब आपने सरकार बनाई तो 2016 में भी 7% प्लस थी। क्या कारण थे कि मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, मैं आपके कार्यों की बात नहीं कर रहा हूं, नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठा रहा हूं कि नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ लोगों को बेरोजगार किया, न सिर्फ लोगों को भुखमरी की कगार पे दिया, उद्योग धंधों में ताले बंद कराए, अपितु देश की जीडीपी को गर्त में पहुंचा दिया। 7% की जीडीपी पे जब हमने सरकार आप चला रहे थे प्रारंभिक दिनों में, उसको आज आप माइनस पे ले आए हो। हम बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, उनका टका हमारे रुपया से बेहतर हो गया है। कितनी मतलब अजीब स्थिति है। जो जिसको हम तीसरी विश्व की शक्ति बनाना चाहते थे, तीसरी महाशक्ति बनाने की बात कर रहे हैं, वो आज वहां उस देश का नागरिक आज कटोरा लेकर घूमने को बाध्य है। देखिए जो फर्स्ट आपके सेकंड क्वार्टर की जो आई है जीडीपी डाउन आई है, फिर जो है वो नॉर्मल स्थिति में आ चुकी है ना, मगर नहीं है विजय जी, नॉर्मल हो रही है। अगर डाटा अगर आप चाहेंगे तो गूगल पे निकाल के देख लीजिएगा। व्यापारी वर्ग से आप जो है जो फर्स्ट में पूरी तरीके से लॉकडाउन में था, जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं किसी चीज का, तो सेल कहां से होगी, गवर्नमेंट पर टैक्सेशन कहां से हो गया, या जो भी आएगा तो वो तो माइनस में रही, उसको एक्सेप्ट करना है। और वर्ल्ड में जितने भी डेवलपमेंट आपकी जेब में धन ही नहीं होगा तो खरीद कहां से होगी? नहीं तो आप कंपनियों के पास पैसा ही नहीं बचा। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए ये लगाना नो डाउट अच्छी बात है, आप ये समझिए, लगाम लगाना नो डाउट अच्छी बात है। जितना भी ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी पे ये एक्शन लेने के लिए ये कार्य किया गया। ब्लैक मनी कहां बिल्कुल ठीक है, ब्लैक मनी आप प्रॉपर्टीज में होती थी, प्रॉपर्टीज में होती थी। आप बताइए, पूरा ब्लैक मनी पूर्ण लिया गया निर्णय था, ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए काम किया गया, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन उसके आने वाले दुष्परिणामों पर आप देश की सरकार चला रहे हो, आप देश की शीर्ष सत्ता पे बैठे हो। रात को 12 बजे आके हिटलर शाही से किसी चीज को बंद कर देना उचित कदम नहीं है, उचित कदम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि पैर के घाव को ठीक करने के लिए गर्दन पे वार नहीं करते। आपकी बात सही है, पहले से बता देते तो जिसके प्लस ब्लैक मनी है वो उसको कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेता। जुगाड़ कर लेता सर, और क्या जुगाड़ करने वालों ने किया, आप भी जानते हो। आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बेटे की कंपनी धनिया बेच के खरबों रुपए में पहुंच गई रातों रात। धनिया बेच के वो व्यापारी का गुण व्यापारी समाज लगातार पूछता रहा, वो फार्मूला न दे पाए कि हम भी वो धनिया बेच पाए कि 100 रुपए से चलने वाली कंपनी करोड़ों रुपए के लाभ पे पहुंच जाए। करने वालों ने कर लिया, किसकी बात करें सर, किसकी बात करें? जिसने नोटबंदी के घोषणा के बाद भी जिसको काला धन सफेद करना था कर लिया। देखिए लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन करेंसी के उसका किसी सबसे ज्यादा असर पड़ा। ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूं, कुछ साइड इफेक्ट हैं, मगर जो पूंजीपति जिनके पास काला धन था, जो भी काला धन रखने वाले थे, वो आर्थिक चोट उनके ऊपर हुई है, किसी गरीब आदमी पे दिक्कत नहीं हुई है। वो नाटक करने के लिए 2000-4000 रुपए लेके, गरीब आदमी को दिक्कत कहां से आई है मैं बताता हूं। गरीब आदमी को दिक्कत इस तरह आई है कि उन्हीं उद्योगपतियों के यहां उनको काम मिलता था, उस काम के बदले उनको धन मिलता था, वे अपने परिवार चलाते थे। आज उनको दिक्कत यह आई है कि उनके पास रोजगार नहीं है। क्यों? उद्योग धंधों, उद्योगपतियों, बड़े बड़े कल कारखानों के पास मजदूर रखने का धन ही नहीं बचा है, तो 4 आदमियों का काम अब 2 आदमी और 1 आदमियों से लिया जा रहा है। और नौकरी बचाने के लिए वह व्यक्ति जो एक बचा है, मजदूरी कर रहा है, लेबरी कर रहा है, वो 4 आदमियों का काम कर भी रहा है।
नहीं तो आप ये बताइए, क्या करप्शन पे, फेक करेंसी पे कार्य नहीं होना होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, कैसे होना लेकिन चाहिए? योजना नहीं। अगर मैं बता दूंगा तो मैं देश का प्रधानमंत्री होता, वित्त मंत्री होता, आप और हम यहाँ बैठ के चर्चा नहीं पे उंगली मैं उठा देना हम आपको बहुत आसान लग रहा है, खामियों पर सवाल, मगर किसी भी स्टेप उठाने पे हम देश की जनता है, स्टेप उठे होती है, हम देश की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अगर प्रभाव करने के लिए उठाएंगे, इस देश का खोखलापन बंद करने के लिए, ये स्टेप भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए स्टेप उठाया गया। तो कहीं ना कहीं तो उसका थोड़ा बहुत तो दिक्कतें तो आएंगी। कहा कि इफेक्ट सिंगल पॉजिटिव था और निगेटिविटी मैक्सिमम है, ये गलत फैसला था। तरीके से, सलीके से, किस तरह आम जनमानस को कष्ट ना हो, उद्योग धंधे फलते फूलते रहे, देश की जीडीपी चढ़ती रहे, ना चढ़े तो कम से कम थमी रहे, गिरे ना, माइनस में ना पहुंचे, ग्रोथ रेट कंपनियों की इतनी ना डाउन हो जाए कि उद्योग धंधे बंद होने के कगार पे आ जाएं। इन सब चीजों को मैनेज करके नोटबंदी की जानी चाहिए थी। नोटबंदी का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, किसी राजनीतिक दल ने विरोध, नोटबंदी के तरीके का विरोध था और आज भी रहेगा, क्योंकि उसके दुष्परिणाम हम सब लोग विपक्ष ने किया, विरोध विपक्ष ने किया। नोटबंदी का नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, विपक्ष ने इस बात को कहा कि इसको चुनाव और राजनीति से प्रेरित निर्णय बताया विपक्ष ने इसको, क्या यह विरोध नहीं होता? देखिए, मैं फिर बताना चाहता हूं कि चुनाव और राजनीति से प्रेरित जो लोग भी बोलते हैं, सर राहुल गांधी जी ने बोला, राहुल गांधी जी ने बोला, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, क्या बोला? इसी बात को बोला कि ये जो निर्णय थे, हाँ, चुनाव व राजनीति से प्रेरित निर्णय थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार का पैसा इलेक्शन लड़ने के लिए उसको कहीं ना कहीं कर्टेल हुआ। विजय जी मुझे जवाब, बिल्कुल जवाब इसलिए बोला कि जब नवंबर 2016 में ये बंदी हुई जी, तो 2017 के फरवरी में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने थे। एक सेकंड तक पूरी बात कहने दीजिएगा, आरोप आपका पूरी तरीके से ले रहा हूं, माकूल जवाब दूंगा। और सिर्फ भाजपाइयों को यह पता था कि रात 12 बजे नोटबंदी होगी, उनके राजनीतिक संगठनों के धन पहले ही बदल दिए गए। भाजपा पे आरोप लगाया, यहां तक कि वित्त मंत्री को नहीं पता था। अरे अभी आप ही ने कहा, आप ही ने कहा कि 12 बजे हिटलर साहित्य मोदी ने बंद किया। हिटलर साहित्य कह रहे हैं के लिए पूरे देश में भाजपा ने अपना नोट बदल लिया। आप नहीं बदल, आपके लिए नहीं, आप ही बता रहे हैं आपके इलेक्शन की वजह से बंद किया। इसका मतलब आप भ्रष्टाचार और काला धन का पैसा इसमें गुजरात में, इसीलिए आप नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये गलत निर्णय नहीं लूंगा, प्रदेश में सरकार कैसे गुजरात के उन बड़े-बड़े बैंकों के बड़े भ्रष्टाचारियों ने जाए, जिसमें और पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के खरबों की संख्या में बदल दिए गए। जिन नोटों को गिनने में उन बैंकों में 10 दिन लगने थे, वो एक रात में चुटकी बजाते बदल दिए गए। पूरा स्टाफ लग जाए तब भी नहीं बदला जा सकता था। इस बात से मैं सहमत हुआ। यही एक बात बताना चाहता हूं, नाम भी आया था भाजपा नेता, यहां तक कि सपा नेता का भी नाम आया था। बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया था। इस बात यही आप जो है, आप पब्लिक को मिसगाइड करते करते आप 400 से लेकर 40 पे आ गए हैं। अभी भी आपको आंखें नहीं खुली हैं। ग्रोथ रेट पब्लिक आपको जवाब दे रही है, हम नहीं दे रहे। अगर हम गलत कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो पब्लिक हमको क्यों बना रही है? चौपट हो रहा है, हम मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आप तो मिसगाइड कर रहे हैं, अगर पब्लिक को दिख रहा है कि भ्रष्टाचार दूर हो रहा है, भ्रष्टाचारी परेशान हो रहे हैं, जो ब्लैक मनी वाले थे वो परेशान हो रहे हैं, मजदूर के पास पैसा ही नहीं था। मैं बोल रहा हूं, मेरे पास कौन सी ब्लैक मनी थी? आप जानते हो कि ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी वो जो अनअकाउंटेड हो जी, जिसपे इनकम टैक्स न दिया गया जी, बिल्कुल, जो बुक्स में शो नहीं हो, उसमें जाली नोट, आप ये समझ लीजिए। नक्सलवाद में दिए गए फंड भी आएंगे, आतंकवाद में दिए गए फंड भी आएंगे, काला धन भी, काला धन हालांकि ब्लैक मनी, और स्विस बैंक में अनर्गल रूप से जमा किए गए रुपए भी आएंगे। यहां तक कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इस बात को भी कहा था कि उनके पास एक लिस्ट है जिसमें स्विस बैंक में जमा किए गए जमाकर्ताओं के नाम है। वो लिस्ट भी भाजपा ने दिखाई। ये एक मिनट बोलने दीजिएगा मुझे, आपकी बात सही है। वर्ल्ड वाइज इनके कंट्री से एग्रीमेंट ही नहीं था कि कहीं का डाटा किसी कंट्री से मंच से दावा क्यों किया? जस्ट मिनट, वो लिस्ट मिल गई उसको। कुछ वर्ल्ड वाइड जो को नॉर्म्स होते हैं, आज की डेट में पूरी दुनिया से इनके जो है इस चीज के, कोई भी अगर हिंदुस्तानी आदमी का बाहर पैसा है तो एक डेट मैं नहीं बता पाऊंगा, स्विस बैंक का भी डिक्लेरेशन हो गया कि उस डेट से वो भी डाटा इनको मिलने लगेगा।
ठीक है जी देखिए, जी की बात और नोटबंदी से पहले इसके बावजूद गवर्नमेंट ने पहले उसको सुविधा दी आदमी को, भले ही कि अगर आपके पास पैसा है सुधरने का मौका दिया, आप 40% टैक्स दीजिए, आप सो करिए। यानी हर आदमी को मौका दिया गया जी, बिल्कुल। कि आप सुधरिए देश की आदमी। हमने ऐसा नहीं कि एकदम से लागू लगता किया, है कि सुधर उससे गए। पहले लगता विदेशों है में कि- धन रखा है आपने, आप ले आइए 40% लिख दिए इंडियन। उसके बाद लोगों की पब्लिक की डिमांड हुई कि इंडिया में जो लोग हैं, ठीक है, जो हो चुका उसको कैसे सुधारा जाए, देश कैसे सुधारा जाए। इंडिया में रहने वाले लोगों को भी ये दिया गया कि आप 40% देखिए। तमाम लोगों ने कराया, आपके रायबरेली में लोगों ने कराया है। 50 दिन होने के बाद, सरकार बनने के 50 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 दिसंबर को फिर से आए थे लाइव, और उन्होंने इस बात को रखा था कि अगर आप लोग संतुष्ट नहीं हुए मेरे 50 दिन के कार्य से, तो मैं किसी भी चौराहे पे खड़ा हो जाऊंगा, आप जो निर्णय लेंगे उस निर्णय का भागीदार हूं। तो पब्लिक का निर्णय है, उनको वोट दे रही है। सारे इलेक्शन देखिए, स्टेट देखिए, उसी के धरातल बाद पे यूपी का जो- इलेक्शन धरातल होता पे है, जो दिख रहा है वन साइडेड 75% यहाँ पे वोटिंग दिया है यूपी के अंदर। क्यों दिया पब्लिक ने? अगर हमारा निर्णय गलत था जी, और पब्लिक ने इसको वास्तव में परेशान कौन हुआ? परेशान तो भ्रष्टाचारी हुए ना। सर ऐसा यहाँ नहीं पे है। हिंदुस्तान में 90% प्रधानमंत्री जी ने जैसे नोटबंदी का ऐलान किया, देश की बैंकों की लाइन में कतार में लग गया था पूरा देश। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, आपकी बात मानता हूं। देश कई लोगों की मौतें तक हो गई लाइन में लगे हुए, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूं। हुई कई है, ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिनके मैं इस चीज को मानता हूं, छोड़ गए। मैं इस चीज को मानता हूं। अखिल जी, बात जेटली क्या? जी ने चुनाव 2014 के चुनाव चल रहे थे, मुझे याद है, आपने अभी उसका जिक्र भी किया कि एक लिस्ट दिखाई और कहा ये स्विस बैंक के खाले खातेदारों की लिस्ट जी है बिल्कुल, है ना। उसी बहुत सारे दावे किए गए कि इन सबको जेल होगी, ये सारा पैसा वापस आएगा। इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक देश की जनता को संबोधित करके कह दिया कि वो काला धन जो स्विस बैंकों में जमा है वो देश की जनता को 15-15 लाख रुपए के रूप में मिलेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा कहीं स्टेटमेंट नहीं है, अखबारों में छपा बिल्कुल नहीं है। मिसगाइड करके ये पूरे देश को, नहीं, अगर अभी भी आप आगे खुली है देखिए, मिसगाइड करने का, विजय जी, मुझे पूरी बात मिसगाइड करने कहीं नहीं ऐसा स्टेटमेंट दिया। अखबारों में छपा, कहीं नहीं दिखा। अखिल जी बताएंगे कि सही था कि गलत जो मैं चलिए, कह रहा हूं। उस अखबार उसके जी, बाद बिल्कुल। इन्हीं के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि 15 लाख एक जुमला था, ठीक ना। तो ठीक मैं ये मानता हूं कि उसी तरह नोटबंदी जिससे काला धन देश से समाप्त होने वाला था, देश की जनता खुशहाल होने वाली थी, कहने की जरूरत नहीं, वो भी एक जुमला था। जो फर्क देश की जनता पे पड़ना हो, उद्योगों पे पड़ना हो, कर्मचारियों पे पड़ना हो, मजदूरों पे पड़ना हो, किसान पे पड़ना हो, पड़ता रहे। हम अपनी मनमानी दूरदर्शिता को किनारे रख के, फैसलों के आने वाले दुष्परिणामों को ताक पे रख के, अपनी सोची समझी चीजों को, आरबीआई के कितने गवर्नर आपको याद होंगे, उर्जित पटेल से लेकर उससे पूर्व जो गवर्नर साहब रहे, उन सब लोगों ने सिर्फ नोटबंदी के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दिया। जो वित्तीय अनुभवशाली सलाहकार के रूप में भारत सरकार में काम करते हैं, जब वे नोटबंदी के पक्ष में नहीं थे, तो मैं ये जानना चाहता हूं वो कौन वित्त विशेषज्ञ था जिसने प्रधानमंत्री जी को नोटबंदी का यह फैसला लेने के लिए कहा। देखिए, सब चुनावी बातें थी, आपने पहले भी कहा, मैं भी आज भी कह रहा हूं, फैसले ले लीजिए, परिणाम जनता पे छोड़ दीजिए, भोगते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। जो 15 लाख करोड़ की जो 15 लाख जो बता रहे अकाउंट में आएगा, उन्होंने कहा था कि इतना पैसा विदेशों में है, अगर वो पैसा अगर आके बात आ जाए तो इतना पैसा हो सकता। क्यों नहीं आया सर? मैं ये यही कहने पूछ रहा ये हूं। सेंस था, न कि कभी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया सर? मैं यही पूछ रहा हूं। तब उनको तब भी पता था, वह देश के गवर्नमेंट से कहीं भी डाटा लेने के उनके एग्रीमेंट ही नहीं थे। सर, ये बात आपको पता है ना, मुझे भी पता है। वे एक राज्य के तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको भी पता था कि हमारी भारत सरकार के अन्य देशों से हुए समझौतों में कोई ये डाटा देने की बात नहीं थी। क्या सिर्फ देश को बरगलाने के लिए 15 लाख का एक जुमला छोड़ दिया गया, जिसको स्वीकार भी कर लिया आपके? आप अपनी बात कर रहे हैं, जिसने कांग्रेस का फंड उठा के प्राइवेट यूज में किया, जिसका केस चल रहा है, जिसकी बेल पे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब बेल पे चल रहे हैं। कौन सी बेल पे चल रहा है कौन? मैं ये जानने की बजाय नोटबंदी पे बात कर रहे हैं, तो नोटबंदी पे बात करें। क्या बात कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार कभी खुलते ही नहीं। अगर ये सब स्टेप भ्रष्टाचार के न उठाए जाते तो ये आपकी पूरी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व बिल पे चल रहा है। बेल पे क्यों चल रहा है? मैं तो सवाल करता हूं ना, आप 2014 से पहले से उनको जेल भेज रहे हो, आज तक भेजा क्यों नहीं? कार्रवाई हमारा काम नहीं है, नहीं, ये आपका कोर्ट का काम है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट इसका निर्णय लेंगे, हम जो भी निर्णय की बात हो रही है कुल मिलाकर। विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी चरण है, मैं ये जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको पर्सनल वे में कि आखिर नोटबंदी से क्या क्या पॉजिटिवनेस आई? देखिए, सबसे धरातल की बात करूंगा, असलियत पे बात नहीं, बिल्कुल यथार्थ की बात करूंगा। देखिए, इस देश के अंदर
जो इस सरकार बनी तो इसको भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कैसे दूर किया जाए जी। उसी के अंदर एक स्टेप था कि नोटबंदी की जाए। उससे पहले इन्होंने प्रिपरेशन किया, बैंक के खाते खोले, विदेशियों को परमिशन दी कि जो भी काला धन है ले आइए 40% दीजिए, हिंदुस्तान के लोगों को परमिशन दी कि जो भी अपना काला धन कर चाहता है ना उसमें करे, क्योंकि काला धन का मेन यूज होता कहाँ था? देखिए मेन यूज होता था प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में। प्रॉपर्टीज में उन्होंने पूरा उसको टैक्सेशन में लाया, ठीक है, साइड इफेक्ट आया, मैं उससे मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज अगर आपको ध्यान हो आपको गोल्ड वगैरह में 3 महीने तक स्ट्राइक चली है। गवर्नमेंट ने जब टैक्स उस पर लगाया है उसको विड्रॉ नहीं किया। गवर्नमेंट का मनोबल बताता है कि कितनी स्ट्रांग है इस पे काम करने के लिए। अब उसके बाद क्या होता था कि आप जो है लग्जरीज पे पैसा खर्च करते थे, होटलों में, 5 स्टार होटलों में, फॉरेन में। आज की डेट में किसी भी आप 50,000 ऊपर का बिल है, किसी भी कहीं का भी अगर बिल है तो आपको कंपलसरी कर दिया, आपको आधार कार्ड या देना पड़ेगा या आपको बैंक से देना पड़ेगा। तो ये जो 3 स्रोत थे और तमाम लोगों को मालूम पड़ा कि रोज फॉरेन में घूम रहे हैं, सब नंबर 2 के पैसे से होता था। मुझे मालूम है रायबरेली के अंदर भी नोटिसें आई हुई हैं कि वो फॉरेन टूर करके आए, आप कहाँ से गए हैं, अगर आप डाटा कलेक्ट करिएगा आपको मिल जाएगा कौन गया, तो किसको नोटिस आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए डर तो बहुत हो रहा है, क्योंकि बहुत स्टेप उठाए। आप हिंदुस्तान में सबसे बड़ा होता था ब्लैक मनी, पैसा होता था कोटे से। हमने क्या किया कि कोटे का सारा जो है सब ऑनलाइन कर दिया था। भ्रष्टाचार 90% कोटे खत्म हो चुका है। आप विश्वास मानेंगे कि 100 करोड़ रुपए पर ईयर जो है रायबरेली में सिर्फ ऑटोमोबाइल लाइन से हैं, ऑटोमोबाइल लाइन से। क्या आपको लगता है आपके लाइन में ही ग्रोथ हो गई, मतलब मींस बिजनेस आप लोगों का और बेहतर हो गया? क्या आप मानते हैं? आपकी बात बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बात कही। हमारा मोबाइल है, हमारा जो है ऑटोमोबाइल डी ग्रोथ में गया, एक्सेप्ट करता हूं बिल्कुल। देखिए जो फैक्ट है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर एक मिनट पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, आधी बात पे काटिए नहीं, बिल्कुल नहीं काटूंगा। पहले 31% टैक्स था, अब 28% है। टैक्स गवर्नमेंट ने कम किया, नंबर 1 चीज। और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो वर्ल्ड वाइड जो डिग्रोथ या साइड इफेक्ट जो भी आए हैं बिजनेस के, उस पर पूरी दुनिया में डिग्रोथ है, उस पर आए। मगर ऑटोमोबाइल में काम क्या किया इन्होंने ये भी बताए दे रहा हूं। 10 साल से BS3 की गाड़ियां बंद करने के लिए गवर्नमेंट के प्रपोजल ला रही थी, कांग्रेस रिज्यूम की मैं बात कर रहा हूं जी। मगर वो क्यों नहीं बंद होते थे? क्योंकि बैकडोर से पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता था। गवर्नमेंट ने हार्ड स्टेप उठाया, साइड इफेक्ट है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, बताइए। साइड इफेक्ट है, उससे डिग्रोथ हुई, दिक्कत है यहाँ मार्केट में, ठीक। मगर उसके बाद लोगों को तो रहता था कि डेट बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी, क्योंकि बैकडोर से बंद कर। उसी के बाद उन्होंने एक चीज और बताना चाहता हूं, BS6 लागू किया, मगर प्रदूषण के ऊपर काम किया इन्होंने, प्रदूषण के कारण से आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए काम किया। और बताता हूं नंबर 2 का पैसा, मेडिकल में डोनेशन चलता था, ये कांग्रेस रिज्यूम में आया हुआ था कि आप जो है नीट की परीक्षा लगाई जाए, इस तरीके का आप किया जाए, ये प्रपोजल कांग्रेस रिज्यूम में आया था। मगर वो उसका पैसा खा के वो नियम नहीं लागू करने दिया गया। 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए डोनेशन चलता था, खत्म हो गया, सब नंबर 1 में मिलाकर। मैं आपको भी रोकना चाहूंगा, तो भ्रष्टाचार पे काम हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, इस चीज को मैं मान रहा हूँ जी। आशीष जी कम शब्दों में बात रखिएगा। सिर्फ मैं अभी आप खूबियां गिना रहे थे जी नोटबंदी की, मैं 3 अहम मुद्दे जो उससे होने वाले दुष्परिणाम हैं उससे बताना चाहूँगा। मैंने कंपनी ग्रोथ रेट की बात की, जो कि 8% से घट के 3% पे आया, नोटबंदी का भारी दुष्परिणाम था। GDP जो 7% प्लस होने के बावजूद 4% और आज की तारीख में माइनस पे आई, बहुत बड़ा इफेक्ट है पूरी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। और जो एक अहम चीज हुई जिसका असर सीधे आम जनमानस पर, छोटे मजदूर, किसान और रेहड़ी दुकानदारों पर पड़ने वाला होता है, वो है बैंकों के बचत खाते पर, जिसको नोटबंदी के बाद, नोटबंदी के पूर्व बल्कि उसके बाद तक बैंकों में बचत खाते पर 6% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज मिला करता था। आज की तारीख में वो घटकर 3.5% रह गया है, जो गरीबों की जमा पूंजी पर भारी डाका है। वह नोटबंदी का पड़ने वाला बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। इस देश की 70% जनता आज भी बचत खातों में अपना धन रखती है। कुल मिलाकर दोनों लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बात अगर निष्कर्ष की जाए तो हालांकि मैंने एक संस्कृत का श्लोक बोला था, मैं उसका अर्थ बताते हुए आपसे अलविदा लूंगा। सत्य तो एक है, पर विद्वान उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करता है। आप विद्वान हैं, आप खुद इस बात का निर्णय लीजिए कि आखिर नोटबंदी का कितना असर पहुंचा। धन्यवाद।